टू बैक माई चैनल इन पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यूपीएससी, जो कि भारत देश का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं। तो आज इससे संबंधित हम यूपीएससी से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला है, इसके सिलेबस और उसके सब्जेक्ट्स, यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ने होते हैं, जिसके द्वारा हम एक आईएएस अधिकारी एवं आईपीएस आईएफएस अधिकारी बन सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो प्लीज़ इसे टिल द एंड देखिए और इस सिलेबस एंड सब्जेक्ट को एनालिसिस कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो गाइज, इस टाइप की इम्पॉर्टेंट वीडियोस गेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर हु हैज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब। सो आज हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं गाइज। जैसे यूपीएससी में 3 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, एज यू विल नो दैट। सबसे पहले एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन लास्ट होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहले होता है जीएस से रिलेटेड, जिसमें सामान्य अध्ययन के विषय आते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इस तरीके का आयर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित विषय। जीएस में सभी तरीके के 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, 6 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जीएस में। और साथ में सी सेट जो होता है, 2 पेपर होते हैं ना प्रीलिम्स में, तो सी सेट में मैथ्स आता है, रीजनिंग आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं गाइज इसमें, और हिंदी इंग्लिश ऑल्सो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो सी सेट और प्रीलिम्स है वो एक दिन में ही पेपर कंडक्ट करा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मेंस देना होता है। मेंस में 7 पेपर्स होते हैं गाइज, ओके। देन इंटरव्यू होता है लास्ट में। तो हम देखते हैं प्रीलिम्स का सब्जेक्ट और उसके सिलेबस। प्रीलिम्स में सबसे पहले आयर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीलिम्स के लिए, साथ ही मेंस के लिए भी। देन पेपर 1 जो होता है, जिसमें जीएस से रिलेटेड होता है, ये आयर 200 मार्क्स का होता है। टाइमिंग 2 घंटे की रहती है प्रीलिम्स में, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। लाइक पहला मैंने आयर बताया, सेकंड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल आता है, जिसमें प्राकृतिक व सामाजिक व आर्थिक भूगोल भी इंक्लूड रहता है। पॉलिटी में भारत के राजतंत्र व शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी सभी मुद्दे इंक्लूड रहते हैं पॉलिटी में, जो कि हम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी 11-12 की उसमें से कवर कर सकते हैं अपने पॉलिटी को। साथ ही इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के विषय आते हैं। साथ ही सतत विकास, गरीबी समावेशन एवं जनसांख्यिकी जैसे सब्जेक्ट सिलेबस में इंक्लूड रहता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी हम एनसीईआरटी फर्स्टली पढ़िए, और साथ ही इसकी स्टैटिक्स बुक्स भी पढ़ सकते हैं। देन है हिस्ट्री, इसमें भारत का इतिहास आता है एवं भारतीय आंदोलन का भी इतिहास आता है, जिसमें विश्व इतिहास भी थोड़ा बहुत इंक्लूड रहता है, बट ज़्यादा प्रीलिम्स में भारत के इतिहास एवं भारतीय आंदोलन के विषय में आता है। विश्व इतिहास हमें मेंस के लिए तैयार करना होता है गाइज, ओके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। इसमें जैव विविधता, पर्यावरणीय परिस्थिति की इन्वायरमेंट के विषय आते हैं। जलवायु परिवर्तन, किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, इन सब पर सामान्य एवं ज्वलंत मुद्दे यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं। तो हमको सभी सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स को लेकर चलना होता है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको मेंस के सब्जेक्ट बता देती हूँ। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ पेपर 2 सी सेट का सब्जेक्ट देख लीजिए, जिसमें इंग्लिश, हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, मैथ्स होती है, एज यू नो मैं बता चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन, इसमें भी टाइमिंग 2 घंटे की होती है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें बोधगम्यता आते हैं, पैसेज रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, संचार कौशल सहित व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग पावर देखी जाती है, आपकी स्किल्स देखी जाती है, किस प्रकार से आप आंसर को एनालिसिस कर सकते हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और समस्या समाधान को देखा जाता है, हम किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी के लिए और आईपीएस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इसलिए सी सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता आधारित भूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा तक के स्तर लेवल, 10th क्लास के लेवल तक के मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें ग्राफ बनाना, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता, ये सभी
चार्ट वगैरह बनाने होते हैं। प्रधान परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसका उद्देश्य क्या है गाइस, उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके ज्ञान का आकलन करना होता है कि उनमें कितनी नॉलेज है, उसके आकलन करने के लिए प्रीलिम्स लिया जाता है। मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है, उनका आंसरिंग करने का, किस तरीके से रीजनिंग करने की क्या पावर है, उसे टेस्ट करना होता है प्रीलिम्स में। देन हमें ऑप्शन पेपर भी डिसाइड करना होता है गाइज मेंस के लिए। और एक ऑप्शनल पेपर के दो पेपर होते हैं ऑप्शन में, तो इसके लिए भी हमें चूज़ करना होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में ऑप्शन होता है। तो आप में उसमें से हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, उस पर अच्छे से अपनी पकड़ बनानी होती है, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है ताकि हम अच्छे से एनालिसिस करके अपने आंसर को लिख सकें, क्योंकि उसके भी 300 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑप्शनल पेपर के। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वह उसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन तक होता है या उससे ऊपर भी उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनिवार्य भाषा यानी लैंग्वेजेस पेपर होते हैं, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, या अन्य भाषा जैसा एक तमिल हो गई, उर्दू हो गई, जिसमें आपको ऑप्शन होगा भारतीय भाषाओं में से, तो कोई सा भी एक लैंग्वेज पेपर डिसाइड करना होता है, चूज़ करना होता है। और इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, इंग्लिश का पेपर जो कि क्वालिफाइंग होना चाहिए। भाषाओं और अंग्रेजी पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट मेकिंग बनाने को आती है, क्वेश्चन एवं करने वाले सभी प्रश्न होते हैं जो कि 300 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से 75% मतलब 75 मार्क्स हमें लाने होते हैं, जो कि पास होने के लिए अनिवार्य हैं। इसके मार्क्स सिलेक्शन में काउंट तो नहीं होते, बट एक क्वालिफाइंग पेपर है, इस पर पास होना अनिवार्य होता है, काउंट नहीं होते बट इसके मार्क्स। नेक्स्ट है गाइज, अब मेंस एग्जाम में देखते हैं। इसमें 7 पेपर होते हैं मेंस में, जिनका नाम व सूची मैंने अग्रलिखित लिखे हैं। ये मार्क्स, ये जो पेपर है, हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है। इसकी टाइमिंग 3 आवर्स होती है, एज वेल जैसे हमारे एग्जाम्स हम देते हैं, ग्रेजुएशन हो, 12th क्लास हो, सब में 3 आवर्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से मेंस में भी हमें 3 आवर मिलेंगे और 250 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो प्रश्न ये पत्र जो पहला है वो निबंध लेखन होता है। पहला जो प्रश्न आएगा मेंस में वो होता है ऐसे राइटिंग। इसमें उम्मीदवारों से किसी भी विषय पर, किसी टॉपिक के ऊपर हमें निबंध लिखना होगा। ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसे लिखना होगा, जिसमें विषयों के विकल्प दिए जाएंगे और यानी ऑप्शन होंगे हमारे पास ऐसे को, कोई सा भी हम ऐसे लिखें, जिसमें से 2 निबंध लिखना होगा हमें। 125 के अंक के होंगे, मतलब पूरे पेपर में हमें 2 ही ऐसे लिखने हैं, जिसमें से आपसे आशा की जाती है, यानी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट से आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय से निकट लाते हुए उसे क्रमबद्ध करें, यानी उसे अच्छे से मैनेजमेंट करें, वह संक्षेप में लिखे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखे, संक्षेप में अपनी सारी बातों को दर्शाएं। प्रश्न पत्र द्वितीय होता है, दूसरा पेपर देखा जाए मेंस में तो सामान्य अध्ययन से आता है गाइज, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 कहलाता है, जो कि इसका नाम है भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन कल्चर से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, एग्जामिनेशन है, जिसका विषय विश्व इतिहास भी आता है एवं भूगोल और समाज, सोसाइटी के बारे में, विश्व इतिहास के बारे में तथा विश्व भूगोल भी इंक्लूड रहता है इस पेपर में, जीएस पेपर 1 में। तो इसके सब पॉइंट्स पढ़ते हैं गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक भारतीय संस्कृति में प्राचीन एंशियंट टाइम से आधुनिक काल तक के कला के साहित्य, कला के रूप में आर्ट्स वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो जो साहित्य होते हैं, लिटरेचर, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। सेकेंड, 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो मेनली घटनाएं घटी हैं पूरे इतिहास से लेकर अभी 18वीं शताब्दी में भारत में, उसके और साथ ही व्यक्तित्व विषय जैसे गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी, एवं स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसका अपना योगदान देने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का देश में, उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई है। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी हम देखें तो देश के अंदर एकीकरण का पुनर्गठन की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, तो उनके विषय में भी बहुत अच्छे से हमें एनालिसिस करना है इस पेपर में। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय में भी आएगा गाइस, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति जो हुई थी और विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी को एनालिसिस करना है। साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद तथा इसकी संपत्ति, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना है, सोशोलॉजी शास्त्र जैसे साम्यवाद के बारे में पढ़ना है, पूंजीवाद व समाजवाद के रूप में वह इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी पर, इन सभी को एनालिसिस करना है गाइस। जैसे कि हम पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट पहले ही कर चुके हैं अपने
फर्स्ट टू थर्ड ईयर में सभी हम आइडियोलॉजीज़ पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह हमें ये एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है ताकि हम जीएस पेपर 1 को अच्छे से क्लियर कर सकें। साथ ही भारतीय समाज की मुख्य विशेषता आएंगी, जिसमें भारत की विविधता, जैसे भारत में हम जानते हैं कितनी सारी विविधताएँ हैं, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय के आधार पर, और साथ ही महिलाओं की भूमिका, महिलाएं क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं देश के विकास में, और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे कुछ हो गए, गरीबी और उनके विकास का विषय, शहरीकरण व इसकी समस्याएं व उनका रक्षा उपाय, ये सभी पढ़ना है। साथ ही भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इंडिया की जो सोसाइटी है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, या महिलाओं पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी को एनालिसिस करते हुए चलना है। साथ ही हमें बच्चों सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं व अनुसूची व जनजातियों का सशक्तिकरण का एम्पावरमेंट व संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि के विषय को भी पढ़ना है। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं पता होनी चाहिए। विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, लाइक दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत, यानी भारत का जो विश्व में महत्व है, और विश्व सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों, सेक्टर्स जो होते हैं, लाइक खेती से रिलेटेड, जो हम पहले ही बच्चे एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग 6th to 10th में भी हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि किस प्रकार से सेक्टर डिवीज़न रहता है सोसाइटी में, इकोनॉमिक शेप में, लाइक प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय सेक्टर होते हैं उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी, जिनके द्वारा ये सारे कारक रहते हैं, फैक्टर रहते हैं। भूकंप के बारे में, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ पे किस जगह पे ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं, उनके विषय में ज्ञान होना चाहिए। साथ ही भूगोल विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं, जल स्रोत, कहाँ से वाटर का रिसोर्सेज है, हिमावरण सहित और जल संपत्ति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, यानी किस प्रकार से ह्यूमन में चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं, और हमारे जो बीमारियां वगैरह भी होती हैं, तो इस प्रकार से ये सभी ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव को अवगत होना चाहिए एक्सपीरियंस को, इसलिए हमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये सब रीड आउट करती रहना चाहिए गाइस, ताकि हम करंट अफेयर से अवेयर रहें। और एनसीईआरटी तो बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए ताकि हम अपना प्रीलिम्स एंड मेंस में बेसिक पॉइंट क्लियर कर सकें। अब गाइस प्रश्न पत्र 3 है, जीएस का पेपर देखें तो अध्ययन 2, क्योंकि हमने अभी पहला 1 पढ़ा, निबंध लेखन होगा, दूसरे में हमने ये सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े। और साथ ही सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था, हमारे पॉलिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लाइक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया के ऐतिहासिक आधार पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे संविधान का, उसका विकास, विशेषताएँ, संशोधन, जितने सारे संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। साथ ही प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य, यानी हमारे जो सरकार होती है 2 प्रकार से होती है ना, हम जानते हैं संघ व राज्य सरकार होती है, केंद्रीय व स्टेट लेवल की, तो उनके क्या क्या काम होते हैं, उनका उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौती स्थान, ये सब उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती हैं, हम देखते हैं पंचायती सरकार हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, या नगर पालिका वगैरह, तो स्थानीय लेवल पे भी, लोकल लेवल पर भी स्टेट काम करता है, जिससे उनकी शक्तियाँ होती हैं। वित्त का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, पैसा वगैरह किस प्रकार से दोनों या तीनों में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और उनकी चुनौतियों को भी देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न घटकों के बीच शक्ति को पृथक्करण, विवाद, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना, जब सरकारों के मध्य शक्ति का हमारे देश में विकेंद्रीकरण है ना गाइस, तो उसके विषय में भी हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ताकि हम अपने पेपर को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकें। निवारण तथा इन संस्थाओं के बारे में जानना, केंद्र व राज्य व नगर पालिका पंचायती विषय के विषय में हमें लिखना है। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करना, यानी कि भारत की जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं उसे दूसरे कंट्री, या लाइक ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उनकी देश के साथ कंपैरिजन करना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन ज़्यादा बेटर है। जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली संरचना होती है, एकात्मक प्रणाली होती है, तो इन सबसे कंपैरिजन करना होता है। संसद और राज्य विधायिका संरचना, संसद की किस प्रकार से पार्लियामेंट को बनाया गया है, वो भी हमारे संविधान में लिखित है।
उनके कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषताएं, अधिकार और इनमें उत्पन्न होने वाले विषय, ये सभी एम लक्ष्मीकांत वाली पुस्तक में पढ़ने को मिल जाएगा गाइस। तो आप उसे बाय कीजिए या NCERT से कवर कीजिए। ये सभी टॉपिक्स आपको कॉलेज लेवल तक की स्टडीज़ में मिल जाता है। साथ ही कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है हमारे देश में, न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, उनका संगठन एवं कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह एंड औपचारिक व अनौपचारिक संघ, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या होती है, उस विषय में भी अध्ययन करना है। साथ ही जनप्रतिनिधित्व, जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं अधिनियम, उसकी मुख्य विशेषता, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम चुनाव के दौरान चुनते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं 1952, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ एवं कार्य, उनकी क्या क्या पावर हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं एंड उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अधिकारी, और इन सभी के हमें कार्य, शक्तियाँ, ये सब याद होनी चाहिए। संवैधानिक विनियामक और विभिन्न न्यायिक निकायों के बारे में भी जानना है। सरकारी नीतियों, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप किस प्रकार करता है सरकार, और उनके अभिकल्पना तथा क्रमण, उनके कारण उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जो देश में हमारे चलता रहता है। उसका विकास उद्योगों के डेवलपमेंट और सरकारी संगठन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह यानी कि NGOs और संघ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इन सभी के द्वारा दानकर्ताओं जो डोनेट करते हैं देश के विकास के लिए। लोकोपकारी संस्थाएं होती हैं, लोगों के लिए बनाई गई संस्थाएं, लोगों के हितों की कार्य करने वाली जो संस्थाएं बनी होती हैं हमारे भारत देश में, उसके संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में जानना है गाइस। एंड केंद्र एवं राज्य द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार बनाती है हर वर्ष, प्रति बजट के दौरान सरकार अपने देश में लोगों के लिए, चाहे कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, महिलाएं हों, बच्चे हैं या अनुसूचित जाति जनजाति, सभी के विकास के लिए जो योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं से अवगत हो रहना चाहिए गाइस हमें। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा तथा उनकी बेहतरी के लिए गठित संघ विधि, जो भी सरकार काम कर रही है उनके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, संस्थान एवं निकाय, जैसे महिलाओं, वृद्ध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग आदि के लिए योजना जो होती है, इसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों में संबोधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित निकाय, गरीबी और भूख से संबंधित निकाय, इन सभी के विषय में अध्ययन करना। साथ ही शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, एकदम पारदर्शी होना चाहिए सरकार का संबंध एक जनता से, वो जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति, है ना, जो वो कार्य कर रही है किस प्रकार से कर रही है, कितना खर्च कर रही है। तो बजट के दौरान हमारे वित्त मंत्री के द्वारा ये सब मीडिया के द्वारा बताया जाता है, पूरा लाइव सेशन होता है, तो ये सभी से हमें अवगत रहना चाहिए गाइस। और उनके अनुप्रयोग सफलताओं के बारे में जानना चाहिए कि किस प्रकार से सफलता प्राप्त की है इस योजना ने, है ना। और संस्थागत तथा अन्य उपाय के अध्ययन भी करना है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जैसे लाइक हम सभी सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट्स हैं, हम सभी IAS बनने के चाह हमें UPSC का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है गाइस, तो उसमें ही सिविल सर्विस की कितनी बड़ी भूमिका होती है वो हम सभी जानते हैं, जिसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, हमारे इंडिया के पड़ोसी देश, बांग्लादेश हो, चीन हो, श्रीलंका हो, नेपाल, भूटान, इन सभी के साथ कैसे संबंध है उसके विषय में अध्ययन करना है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जैसे UNO के साथ, है ना, वर्ल्ड लेवल पे भी हमने रिलेशन पढ़े, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम ये विषय पढ़ चुके हैं गाइस। और भी अध्ययन अच्छे से रिविज़न करना होता है हमें, तो UNO, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ, इन सभी के साथ भारत के संबंध किस तरीके से भारत उनसे डोनेट करता है और उनके साथ कैसे रिलेशन बनाता है, तो उसके हितों को कैसे प्रभावित करता है, ये सभी कारक हमें अध्ययन होने चाहिए, याद होने चाहिए। भारत की सहभागिता, भारत किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है हितों व भारतीय परिदृश्य पर, विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ किस प्रकार से भारत के ऊपर इफेक्ट करती हैं या उनका हमारी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी हमें अध्ययन करना है, अवगत रहना है इन सभी विषयों से गाइस।
पेपर 3 के लिए। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, लाइक हम ऊपर पढ़ चुके हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, UN और WTO ये सब। तो उनकी संस्थाएं के मंच और उनकी संरचना अधिदेश के बारे में हमें अध्ययन रहना चाहिए। अब पेपर 4 है सामान्य अध्ययन। पेपर 3 देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी के विषय में आता है गाइस, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता से संबंध प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी समथिंग आ जाता है आर्थिक विकास के रूप में देखें तो, और पर्यावरण जैव विविधता जिसमें बायोडाइवर्सिटी के विषय में पढ़ना होता है हमें, और पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है उससे संबंधित उपाय। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं में हम देखें तो संसाधनों को जुटाने की प्रगति चलती रहती है ना, रिसोर्सेज को हम बढ़ाने की बात करते हैं, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय है ना, किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए कंट्री का, एंड सभी को रोजगार मिले, सभी को काम मिले, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय भी देखेंगे। साथ ही सरकारी बजट किस प्रकार से कार्य कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट करने में, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही गाइस मुख्य फसलें देखें तो देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, किस प्रकार से सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, कृषि कितना स्टोरेज कर पा रही है इंडिया में, परिवहन कैसा है, तथा विपणन संबंधी विषय और बाधाएं उनकी, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ई टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की जाती है, और उन्हें आवश्यकता भी होती है किसानों को, जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ना। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता हम देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे प्रकार से सरकार कृषि को सहायता देती है, किसान आंदोलन के द्वारा भी हम देख सकते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय होते हैं। जन वितरण प्रणाली के मुख्य उद्देश्य, कार्य सुधार, बफर स्टाफ तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। प्रौद्योगिकी मिशन को देखना होता है, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र हमें देखना है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं इसका महत्व, स्थान, उसका क्या प्लेस है, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये सभी हमें देखना होता है। इस भारत में भूमि सुधार जो हो रहा है या हुआ था इतिहास काल में, तो उसका भी हमें अध्ययन बहुत ही अच्छे प्रकार से होना चाहिए, ताकि हम उदारीकरण, लिबरलाइजेशन को जानें, और लिबरलाइजेशन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इफेक्ट को देखना होता है। औद्योगिक नीति में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है ना, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लोगों को जो छूट दी जा रही है बिजनेस से रिलेटेड, ताकि देश का विकास हो सके। औद्योगिक विकास पर उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो इसका भी अध्ययन करना है। बुनियादी ढांचा देखें तो देश में ऊर्जा, एनर्जी से रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वाटर प्लांट्स हो है ना, और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्लांट, बंदरगाह हैं हमारे देश के महत्वपूर्ण, मुंबई, विशाखापट्टनम में है ना, कोच्चि में, ये सभी बंदरगाहों के विषय में अध्ययन होना चाहिए। साथ ही सड़क किस प्रकार से, परिवहन, सड़क, रेलवे हो गई, और विमानपत्तन किस प्रकार से हमारे देश में ये विकास में प्रयोग की जाती हैं, कार्य किए जाते हैं। निवेश मॉडल देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास का अनुप्रयोग हम देख सकते हैं। साइंस किस प्रकार से, टेक्नोलॉजी किससे उत्पन्न हुई है, साइंस से आई है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हम देखें तो उसका अनुप्रयोग किस प्रकार से डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन से ही देख लें, तो टेक्नोलॉजी का ही एक साधन है जो कि हम सभी यूज़ कर रहे हैं और इसका सदुपयोग कर रहे हैं अपने अध्ययन में और अपने विकास में है ना, और इसका प्रभाव किस प्रकार से देश पर पड़ता है, ये सभी अध्ययन करना होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियाँ, यानी हमने क्या अचीवमेंट करी है, भारत ने टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या किया है, मार्स मिशन किया है मॉम हमने भारत ने, और बहुत ही कम पैसों में, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी लेवल में देखा जाए तो भारत के लिए, साइंस के लेवल में एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। देश रूप से प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सभी भी अध्ययन करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भारत की उपलब्धि है उनके विषय में पढ़ना है। देश रूप से प्रौद्योगिकी विकास किस प्रकार से किया इंडिया ने, इन सभी विषय में हमें पढ़ना होता है गाइस। पेपर 5 में हमें जर्नल स्टडीज़ का, जो कि पेपर 4 है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के विषय में पढ़ना होता है। मोरल सोशोलॉजी के विषय में किस प्रकार से हम सत्य की प्रति निष्ठा रख सकते हैं, गांधी जी के व्यूज़, उन सब से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं, जो कि 250 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 5।
पेपर 6 तो गाइस ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो हमने ऑप्शन चूज़ करा होता है ऑलरेडी अपने फॉर्म फिल करने टाइम में, तो उससे संबंधित सभी प्रश्न इन्वॉल्व होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो कि 250 मार्क्स का होता है एज इट इज़। फिर पेपर 7 भी ऑप्शनल पेपर्स का सेकंड पेपर होता है गाइस, जो कि वो भी 250 नंबर में आता है। तो आपको ऑप्शनल अपना अच्छे से कवर करना था, क्योंकि उससे 500 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहा है गाइस। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑप्शनल इतना महत्वपूर्ण विषय हो जाता है हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट करने में, एक बढ़िया रैंक लाने के लिए। यूपीएससी में हमें अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से चूज़ करना चाहिए और साथ ही उसकी स्टडी भी बहुत फोकसली करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे रैंक को उपलब्ध कर सकें और अपने एम को गेट कर सकें। नेक्स्ट है गाइस पेपर 8th एंड 9th, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इन पेपरों में अभ्यर्थियों को विषय 51 विषय सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस पेपर होते हैं। इसमें से किसी एक का चयन करना होता है, उसके बाद उस विषय के आधार पर ऑप्शन पेपर में, लाइक हमने ऑप्शन के बारे में है ये, तो पूछे जाते हैं। इन क्वालिफाइंग पेपर में पेपर 8th और 9th गाइस क्वालिफाइंग पेपर होता है। ए और बी लैंग्वेजेस पेपर भी कहते हैं, जिन्हें मेरिट में काउंट तो नहीं होते, बट इनमें 90 मार्क्स लाना यानी कि 30% लाना ज़रूरी होता है। ये पेपर ए जो है वो भारतीय भाषा में होता है, चाहे आप हिंदी ले या अन्य अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपकी मातृ लैंग्वेज हो, है ना, उर्दू हो गई या फ़ारसी, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहें, तमिलन। तो इस प्रकार से आप कोई भी अपने पहले एक इंडिया लैंग्वेज में से चूज़ करेंगे। साथ ही सेकंड पेपर बी जो होगा वो अंग्रेजी का होगा, इंग्लिश का, जो एग्जिट कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है ये पेपर। इसमें ऑप्शन नहीं होता, इंग्लिश में हमें इंग्लिश में करनी ही होती है। ओके, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है, हम सभी नॉर्मल इंग्लिश अच्छे से अपने कर सकते हैं। तो इसमें और रीडिंग हैबिट को अपनी बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स मैगजीन्स पढ़िए, तो इससे आपका इंग्लिश पेपर आराम से क्लियर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं जो जैसे पहले भी एग्ज़ाम्स में आते थे। तो पेपर ए में जो हिंदी अन्य भारतीय भाषा है वो भी गाइस 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये, और 300 मार्क्स से आएंगे प्रश्न। इसमें बौद्धगम्यता के बारे में आएगा, यानी किस प्रकार से हम कॉम्प्रिहेंशन को हल करते हैं। बौद्धगम्यता नहीं, वही पैसेज वाले प्रश्न आएंगे, पैसेज लिखा होगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, उसे सर्च करके उसमें से लिखना है लिंक करके। संक्षिप्त लेखन, नोट मेकिंग जैसा शब्द प्रयोग व शब्द भंडारण देखेंगे इसमें, हिंदी के पेपर में भी। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए भी आता है, संक्षिप्त लेख भी आता है। साथ ही अनुवाद यानी शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुवाद होता है अंग्रेजी से भारतीय भाषा में, और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए भी कुछ पैसेजेस आते हैं हिंदी के पेपर में। पेपर बी जो है गाइस वो इंग्लिश का है, जिसमें कुल मार्क्स 300 मार्क्स का होगा, समय 3 घंटे का होगा। इसमें भी 75 अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी 25% ही लाना होता है। इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है गाइस, इसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज होता है, एग्जिट इज हिंदी जैसा ही संक्षिप्त लेखन होता है। पीसीएस राइटिंग लिखनी होती है आपको, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार यानी यूसेज ऑफ वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग्स अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकेबलरी पे अपना अटेंशन रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। और शॉर्ट से भी आते हैं टॉपिक्स पे। लास्ट स्टेज होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम का गाइस, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, जिसमें यूपीएससी परीक्षा का ये सबसे अंतिम व तीसरा चरण होता है। साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थी के बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है ना, जब हम बौद्धिक माइंड वाले किस तरीके से हम अपना माइंड चलाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं, इस प्रकार से हमें इसमें प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि उसके लेखन कला व शिक्षा संबंधी प्रश्न का परीक्षण तो ऑलरेडी टेस्ट प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में लिया जा चुका है। तो इस परीक्षा में यानी इंटरव्यू में उनके बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इसलिए इस चरण में उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए फॉर्म में, यानी आवेदन जो भरता है बच्चा, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी, वो फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे कि आवेदक अपने बारे में क्या जानता है, कितना जानता है ना, अपने आप को कितना जानता है, अपनी हॉबीज़ हो गई, या वो क्या करना चाहता है, अपनी थिंक डेवलप करने के लिए क्या करता है। तो इन सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और इसके अलावा इसमें उनकी रीजनिंग पावर, एबिलिटी को चेक किया जाता है, तार्किक क्षमता, सोचने की शक्ति, किसी विषय पर उनके विचार या नज़रिया आदि का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, उसके पूरे व्यक्तित्व पर्सनालिटी का टेस्ट करना होता है कि वो किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व है, वो एक IAS अधिकारी बनकर किस प्रकार से कार्य करेगा, उन सभी की जांच पड़ताल की जाती है इंटरव्यू में। सो गाइज़, ये वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सो थैंक यू फॉर seeing and share with your friends who are aspirants of IAS, IPS or IFS. So thank you for watching this.
and all the best of luck for your UPSC AIM examination for your further future. Thank you.